स्टूडेंट का सवाल आया कि सर वैकेंसी आ गई है, पीएचडी छोड़ दूं क्या? का सवाल आपके सामने है या आपके किसी जानकार के या किसी दोस्त के सामने है, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर। मैं पिछले 22 साल से इस हायर एजुकेशन में हूँ। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो आते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, पीएचडी पूरी करते हैं, साथ में वो अपनी नौकरी को भी पूरा करके जाते हैं, यानी कि अपनी नौकरी की पूरी तैयारी करते हैं, साथ में वो पीएचडी भी करते हैं। वो नौकरी ज्वाइन पहले करते हैं और पीएचडी का जो बाकी काम है वो बाद में आके करते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको आपके आसपास में, आपके डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे। इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस और एक्सपीरियंस के बेस पे हम यहाँ पे एक विश्लेषण कर रहे हैं। हो सकता है ये विश्लेषण आपकी मदद कर जाए। पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर छोड़िएगा। हम अगले वीडियो के रूप में हम आपके सवाल को एड्रेस करेंगे। वैकेंसी अब आई है और पीएचडी आपने पहले, यानी पीएचडी में एडमिशन आपने पहले ले लिया। बिल्कुल, हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप अभी पीएचडी में आपकी नई एंट्री है। नई एंट्री का मतलब क्या? नई एंट्री का या तो आपको 2 महीने हुए होंगे या 8-10 महीने हुए होंगे, या फिर आपका कोर्स वर्क चल रहा होगा या कोर्स वर्क हुआ होगा या फिर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। अब एक और सवाल है कि भाई आप छोड़ना क्यों चाहते हैं? तो आप ये कहेंगे सर हम इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि हमें वैकेंसी की तैयारी करनी है, वहाँ पे रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, उसकी हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये आपका मकसद है। बिल्कुल आप कहेंगे हाँ सर, ये बिल्कुल ये मकसद है। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, प्रेजेंट स्टेटस हमारा है कि नई एंट्री है, 8-10 महीने हुए हैं हमको, कोर्स वर्क हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन हमारा होने वाला है या हो सकता है या हो चुका है, ये संभावनाएं हैं। अब इसका हम फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट ये है कि भाई अभी आपकी लैब में या आप जहां भी आप पीएचडी कर रहे हैं, आप नए स्टूडेंट हैं या नहीं? बिल्कुल आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल हम नए हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब स्टूडेंट नया होता है ना पीएचडी में, मैं भी एक सुपरवाइजर हूँ, मेरे साथ भी स्टूडेंट काम करते हैं। जब नया स्टूडेंट होता है तो उसके पास लो वर्कलोड होता है, क्योंकि उसको वहाँ के सिस्टम के बारे में पता नहीं होता है, वो सीखने वाला होता है या उसको सिखाया जाता है, तो उसके पास काम कम होता है। और जब काम कम होगा तो इसका मतलब क्या है मालूम है? मोर टाइम फॉर स्टडी, यानी कि आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। आप ध्यान से देखना कि जो आपके जो सीनियर स्टूडेंट हैं वो काम में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, मगर आपके पास इतना काम नहीं होता। तो ये पहली सिचुएशन है। तो अब आप यहाँ से अपना निर्णय लीजिए कि भाई समय की जो आपका मुद्दा है वो यहाँ से आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अगला एस्पेक्ट क्या है कि भाई वैकेंसी है, बिल्कुल यहीं से हमारा वीडियो शुरू हुआ। तो पहला सवाल है कि साहब डेट ऑफ एग्जाम कब है? आप कहेंगे साहब 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, या फिर आप कहेंगे सर फिक्स नहीं है। और ये भी आपको मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के डेट हैं वो अप एंड डाउन करते हैं। इज इट फाइनल? क्या ये फाइनल है? आपका जवाब हो सकता है नो। तो जब फाइनल नहीं है तो आप अपना मैनेज करिए, पीएचडी छोड़ने की तो जरूरत ही नहीं है। अब मान लीजिए आपका जवाब है यस, कि यस सर ये डेट फाइनल है। तो चलिए अब यहाँ समझिएगा। आप कहेंगे सर 2, 4, 6 महीने तो चाहिए तैयारी करने के लिए। जनरली स्टूडेंट ऐसा बोलता है, कहें कि एक माहौल सा बना हुआ है, हम लोग भी मान के चलते हैं कि भाई 2, 4, 6 महीने तो हमें पढ़ना ही होता है। चलिए साहब आपकी बात पे मैं ओके कर देता हूँ कि हाँ ऐसा है, 2, 4 महीने पढ़ना पड़ेगा। मगर एक सवाल है, इसका फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि भाई 2, 4 महीने की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली स्टडी का टाइम नहीं है। स्टडी का टाइम नहीं है मतलब कि इस जो आपका जो एग्जाम है, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, इसका जो सिलेबस जो है वो तो आप कर ही चुके हैं। जब आपने नेट किया तब आपने किया, जब आपने एमए एमएससी किया उस समय आपने किया। ये तो यानी कि वो कंटेंट तो आपके दिमाग में है, आपको प्रिपरेशन की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको जरूरत किस बात की है? कि आपको जरूरत है रिवीजन करने की। ठीक है,
जिसको हम कहते हैं ना कि भाई हमें तैयारी करना, वो बेसिकली हम रिवीजन की बात करते हैं। रिवाइज हमें करना है, रिवीजन हमें करना है कि भाई हमारा जो कंटेंट है वो उसको हम अच्छे से तैयार कर लें, रिवीजन कर लें। ठीक है, यू विल डू रिवीजन, आप रिवीजन करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं यू नीड रिवीजन ओनली। नया कंटेंट कुछ भी नहीं है, वही कंटेंट है आपके सिलेबस में जो आप अब तक पढ़ चुके हैं करीब करीब। अब सवाल उठता है कि भाई रिवीजन करने के लिए पीएचडी छोड़ दें क्या? मेरा जवाब है नहीं। क्या करना है फिर? सॉल्यूशन क्या करना है कि भाई आप 2-3 घंटे पर डे निकाल लेंगे तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट होगा। और मुझे तो इतना अनुभव है, यानी कि हमने तो ऐसे बच्चों को देखा है जब हम स्टूडेंट थे उस समय से लेके आज तक, यानी कि पिछले 20-22 सालों में, कि जो बच्चे 2-3 घंटे रोज तैयारी कर लेते हैं, या 2-3 घंटे रोज जो बच्चे रिवीजन कर लेते हैं, वो बच्चे टॉपर बनते हुए निकले हैं, ऐसा हमारा मानना है। ऐसे हमारे पास कुछ उदाहरण हैं जो 2-3 घंटे ही पढ़ते थे, बाकी अपना और दूसरे काम करते थे, मगर उन्होंने बहुत अच्छी रैंक लिया है। 2-3 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं तो सफिशिएंट है। अब सवाल है कि सर सुबह से शाम तो हम लैब में रहते हैं, फिर 2-3 घंटे पढ़ेंगे कब? मान लो आप लैब जाते हैं 9 बजे, ठीक है, और आप लैब से निकलते हैं 5 बजे। 9 से 5 आप जा रहे हैं। 9 से 5 का मतलब क्या हो गया? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आप 8 घंटे लैब में रह रहे हैं। ठीक है, 8 घंटे बाद, कि सर 8 घंटे बाद तो कोई काम नहीं है, 5 बजे बाद कोई काम नहीं दिया जाता और 9 बजे पहले भी कोई काम नहीं दिया जाता। ये तब है जब आप अभी नए हैं, अभी आप नए हैं तब की बात है। ये तब नहीं है कि जब आपकी राइटिंग चल रही है, राइटिंग चल रही है तब तो ऐसा नहीं होगा। शुरुआत के दौर की बातें हैं ये। 8 घंटे, भाई हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आपके यहाँ चले गए, 8 घंटे आप सोने में और उसमें निकाल लो, फिर भी 8 घंटे बचते हैं। अब उस 8 घंटे में से मान लो 8 को और निकाल दें, तो 8 का आधा भी कर दें तो 4 घंटे होते हैं। हम तो भाई 2-3 घंटे की ही बात कर रहे हैं। तो मतलब कि आपको मेरे अकॉर्डिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3-4 घंटे को मैनेज करने की ज़रूरत है। वो सुबह में या शाम में आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आप पीएचडी छोड़ देंगे तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी, जेआरएफ नहीं मिलेगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो आप एक नई टेंशन में आ जाएंगे। कुछ बच्चे जो सेल्फ डिपेंडेंट प्रकार के बच्चे होते हैं, वो बच्चे ऐसा मानते हैं कि भाई अब हम बड़े हो गए हैं, पीएचडी में आ गए हैं, अब हमें घर से पैसे नहीं लेने हैं, ऐसा कुछ बच्चे मानते हैं। तो जैसे ही आपने पीएचडी छोड़ी, यानी कि जेआरएफ छोड़ी, फेलोशिप छोड़ी, तो आपका कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। और जब आपका कंसेप्ट टूटेगा तो फिर क्या आपके मन में पीस रह पाएगा? क्यों? क्योंकि जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ हम 100 नहीं हैं और कोई भी नहीं हो सकता 100। आप इस प्रकार से मैनेज करें इन सारे एस्पेक्ट को कि पहला काम आपका है रिवीजन करने का। ठीक है, आप रिवीजन करिए, अपने टाइम को मैनेज करिए, या आपके जो गाइड हैं, आपकी लैब है, आपकी लैब में जैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करिए कि भाई रिवीजन कैसे करना है, जो आपकी मदद करेगा। आप नेट जेआरएफ हैं, आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम 3 स्टेप फॉर्मूला कहते हैं। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आपका बेसिक है उसको रिवाइज करना है। बेसिक का मतलब है 11th और 12th स्टैंडर्ड का, यानी कि ये मान लो आड़ू भाषा में कि भाई जो 11th और 12th की जो किताबें हैं ना, उन्हीं को पढ़ डालिए, उनको एक बार पढ़ डालिए प्लीज़, क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। यानी कि मेरा तो यहाँ तक मानना है कि करीब करीब 70% चीज़ें वहाँ से आ जाती हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। ये हो गया। ये होते ही आप फिर स्टेप 2 में आ जाएं, यूजी लेवल की बुक्स पढ़ लें। अब यूजी में तो बहुत सारी किताबें थी, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम में तो बहुत सारी किताब थी। यहाँ सॉल्यूशन के लिए आप वो करें जो आप पेपर आपको इजी लगते थे ना, जो आपको अच्छे लगते थे, उन पे फोकस कर लें पहले। और फिर जो स्टेप 3 है, अब आपका जो स्पेशल और इलेक्टिव पेपर, भाई इसमें मास्टरी चाहिए आपको।
यानी कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि उन्होंने कुछ भी पूछा हो आपको आंसर आना चाहिए, चाहे एमसीक्यू एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, वर्बल क्वेश्चंस हो। बस एक काम और करें कि आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाना शुरू करें, यानी कि शॉर्ट नोट फॉर डे बिफोर रिवीजन, यानी कि एग्जाम के पहले दिन का जो रिवीजन होगा ना, कल आपका रिटर्न एग्जाम, आज आपको रिवीजन करना है, उसके लिए अपना एक रजिस्टर बना लें। और कोशिश ये करें कि भाई एक रजिस्टर ऐसा बन जाए जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस आ जाए, यानी कि पूरा सिलेबस आपका उस एक रजिस्टर में आपको मिल जाए, ऐसी कोशिश करें। और हमने देखा है कि ऐसा हमारे स्टूडेंट हैं, वो अक्सर अपने सिलेबस को एक रजिस्टर में ले आते हैं, वो हमें दिखाते हैं। अब सवाल है कि साहब सावधानियां क्या रखनी है। नीट और ये जो आईआईटी और इस तरह के जो यानी कि जो एक बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं जहाँ पे मेरिट बहुत हाई चली जाती है ना, इनके नोट्स का जो टेम्परामेंट कुछ अलग होता है। और हमारे यहाँ ये जो हमारा जो आरपीएससी का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, इसका टेम्परामेंट कुछ अलग है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, तो इसका आप कोशिश करिए कि आप अवॉइड करें, अगर आपके पास रखें तो मत पढ़िएगा। फिर सब पढ़ना क्या है, आपके पास जो सिंपल सी किताबें हैं जो आपने यूजी में पढ़ी थी, बीएससी बीए में पढ़ी थी, उन्हीं किताबों को आपको पढ़ना है। दूसरा ध्यान रखिए कि आपका जो ओरिजिनल जो मीडियम है, उसी मीडियम में चीज़ों को पढ़िएगा, अभी मीडियम चेंज मत करिएगा। और वापस मैं इसको समराइज करूं तो पीएचडी छोड़ दूं क्या, वैकेंसी आ गई है तो पीएचडी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2-4 घंटे के आलस को या 2-4 घंटे की मस्ती को छोड़ने की ज़रूरत है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाएंगे और आपकी पीएचडी भी हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका कोई भी इश्यू हो या आपका ऐसे इस टाइप का कोई भी सवाल हो तो पूछिएगा ज़रूर। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।